प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्रोफेसर डीपी मुखर्जी के सामाजिक विचार और भारत के लिए समाजशास्त्र में डीपी मुखर्जी का क्या योगदान है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रोफेसर डीपी मुखर्जी ने इतिहास, अर्थशास्त्र, कला, संगीत, साहित्य और समाजशास्त्र से संबंधित अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। हम यहाँ डीपी मुखर्जी के प्रमुख समाजशास्त्रीय योगदानों का भी उल्लेख करेंगे। प्रोफेसर डीपी मुखर्जी को भारतीय समाजशास्त्र की मार्क्सवादी विचारधारा का अग्रज कहा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय समाजशास्त्रियों में मार्क्स की विचारधारा का समर्थक में डीपी मुखर्जी का नाम सबसे पहले आता है। डीपी मुखर्जी का ये विशेषता थी कि वे किसी भी विचारधारा या वाद का अंधा अनुकरण नहीं करते थे, वरन उसके विचारों को तर्क की कसौटी पर तोलते थे। वे सत्य को जानने के लिए विभिन्न मार्गों को अपनाने के पक्ष में थे। उनकी समाजशास्त्रीय अवधारणा का तत्व व्यक्तित्व है। उनका मत है कि व्यक्तित्व का संपूर्णवादी दृष्टिकोण ही समाज विज्ञान की व्याख्या का आधार होना चाहिए। उनके मतानुसार व्यक्तित्व वैयक्तिकता और सामाजिकरण का समन्वय है, व्यक्तित्वपूर्ण एकता है और ज्ञान इस एकीकृत संपूर्णता का आधार है। डीपी की अध्ययन पद्धति को मनोसमाजशास्त्रीय पद्धति कहा जाता है। डीपी मुखर्जी के जीवन का मुख्य लक्ष्य ज्ञान की साधना करना, सत्य की खोज करना तथा वस्तुनिष्ठ और मौलिक अनुसंधान करना था। वे ज्ञान को व्यक्तित्व के विकास का मुख्य साधन मानते थे। आज ज्ञान का विभाजन हो गया है, वह कई शाखाओं और उपशाखाओं में बंट गया है, अतः उसकी संपूर्णता समाप्त हो गई है। व्यक्तित्व के विभिन्न पक्ष होते हुए भी उसका विकास एकीकरण एवं संपूर्णता में निहित है। उसी प्रकार से ज्ञान के विभिन्न पक्ष होते हुए भी समाज विज्ञान की संपूर्णता एवं एकीकरण समाजशास्त्र के विकास के लिए आवश्यक है। वे कहते हैं कि ज्ञान केवल तथ्य प्रदर्शन नहीं, वरन तथ्यात्मक सामग्री और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित दर्शन है। प्रोफेसर डीपी मुखर्जी विभिन्न विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास और समाजशास्त्र के पारस्परिक संबंधों को, उनके आदान प्रदान को आवश्यक मानते हैं। उनके अनुसार अर्थशास्त्र की जड़ें सामाजिक वास्तविकता में हैं, अतः उसकी प्रकृति समाजशास्त्री है। समाजशास्त्र सांस्कृतिक विशिष्टताओं को मान्यता देता है, अतः उसकी प्रकृति ऐतिहासिक है। इसीलिए इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का ही अध्ययन नहीं, वरन उनके आधार पर भविष्य के अनुमान भी लगाता है, अतः उसकी प्रकृति दार्शनिक है। इसका तात्पर्य यह है कि एक विज्ञानवेत्ता का कार्य कुछ विशिष्टताओं तक सीमित रहना नहीं, वरन परिप्रेक्ष्य को विस्तृत करना है। डीपी मुखर्जी दार्शनिक पद्धति के समर्थक भी हैं। वे कहते हैं कि सत्य की खोज करना दार्शनिकों का कार्य है। मुखर्जी की दार्शनिक पद्धति कल्पना या अनुमान पर आधारित नहीं है, उसका आधार तर्क और विवेक है। बुद्धिवाद और व्यवहारिक तर्क उनके पद्धति शास्त्र का मूल बिंदु है। तर्क या विवेक घटनाओं के अध्ययन के यंत्र के साथ साथ व्यक्तित्व के विकास का साधन भी है। डीपी मुखर्जी के पद्धति शास्त्रीय चिंतन में मानव की प्रतिष्ठा, विवेक, अतीत के उपयोगी तत्वों का संरक्षण एवं हीगल का द्वंद्ववाद प्रमुख स्थान रखते हैं। ये सभी तत्व कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में डीपी मुखर्जी, मार्क्स एवं भारतीय उपनिषदों के प्रभाव को दर्शाते हैं। मुखर्जी कहते हैं कि सामाजिक जीवन को पृथक पृथक खंडों में बांटकर उसकी संपूर्णता का अध्ययन परस्पर असंबद्ध विज्ञानों के द्वारा नहीं किया जा सकता। समाजशास्त्र की बिखरी हुई प्रकृति के बारे में डीपी मुखर्जी लिखते हैं कि एक विषय को ज्ञान से काट दिया गया है, ज्ञान को जीवन से पृथक कर दिया गया है और जीवन जीवित सामाजिक दशाओं से अलग कर दिया गया है। तो विद्यार्थियों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात हैं। जैसा कि डीपी मुखर्जी ने समाजशास्त्र के बारे में कहा, अब भारत के लिए समाजशास्त्र में डीपी मुखर्जी का क्या योगदान है, इसके बारे में हम इस प्रकार चर्चा करेंगे कि प्रोफेसर डीपी मुखर्जी ने भारत के लिए समाजशास्त्र विषय पर अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। इस संदर्भ में आपने भारतीय समाजशास्त्र के विषय वस्तु अध्ययन पद्धति पर विचार किया है। प्रोफेसर डीपी मुखर्जी का मत है कि भारतीय समाजशास्त्र के अंतर्गत भारतीय परंपराओं का अध्ययन एवं अवबोधन को सम्मिलित किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि समाजशास्त्र को रूपांतरण की प्रक्रिया
का विश्लेषण करके अंतिम रूप से मार्ग प्रदर्शित करना चाहिए। उनके मत में भारतीय संस्कृति का विकास उनके प्रजातियों एवं संस्कृतियों की क्रमागत चुनौतियों एवं उन सब के संश्लेषण के परिणाम स्वरूप हुआ है। मानव तथा समाज के हिंदू सिद्धांतों की व्याख्या करने के विचार से उन्होंने बड़े उत्साह के साथ परंपराओं के अध्ययन का समर्थन किया है। इस कार्य में उन परिवर्तनों का अध्ययन भी सम्मिलित है जो परंपरा में आंतरिक और बाह्य दबाव में उत्पन्न हुए हैं। भारतीय परंपराओं का अध्ययन, जो उनके मत में भारतीय समाजशास्त्रियों का प्रथम तथा तात्कालिक कर्तव्य है, आर्थिक शक्तियों के संदर्भ में भारतीय परंपराओं में हुए परिवर्तनों की समाजवादी व्याख्या से पूर्व होना चाहिए। प्रोफेसर डीपी मुखर्जी के विचार में भारतीय समाजशास्त्री लाभप्रद स्थिति में हैं। उन्होंने भारतीय समाज कम विश्रृंखलित है, यद्यपि यह परिवर्तित हो रहा है। उनके अनुसार तकनीकी सहायता के अंग के रूप में बाहर से आयातित आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी का आकर्षण हमारे समाज को समझने में सहायक नहीं होंगे। इसलिए भारतीय समाजशास्त्र अभी आगामी कुछ समय तक केवल व्याख्यात्मक ही हो सकता है। मुखर्जी भारतीय समाज के अध्ययन हेतु मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक अध्ययन को अपनाने के पक्ष में हैं। वे कहते हैं कि भारत के सामाजिक संदर्भ में व्यक्तित्व और संस्कृति को समझने के लिए मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक उपागम की ही अनुसंधान की दृष्टि से उपयुक्त पद्धति है। इस पद्धति के द्वारा भारत की सामाजिक वास्तविकता को समझा जा सकता है। इसी के द्वारा भारत की विशिष्ट परंपराओं, उसके विशिष्ट प्रतीकों और उसके विशिष्ट सांस्कृतिक प्रतिमानों एवं सामाजिक क्रियाओं को समझा जा सकता है। मुखर्जी ने भारत में समाजशास्त्र के लिए व्याख्यात्मक पद्धति के महत्व पर बल दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से अनुसंधान में आनुभाविक प्रवृत्ति को अस्वीकार किया है। सन 1924 के प्रारंभिक काल में जब उसकी पुस्तक पर्सनैलिटी एंड सोशल साइंस प्रकाशित हुई तो उन्होंने व्यक्ति को उन सामुदायिक श्रेणी तथा परंपराओं के द्वारा समझने के लिए ऐसी दलील दी जो व्यक्तित्व के साधन के रूप में स्वैच्छिक तथा सहयोग की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते थे। मुखर्जी परंपरा और व्यक्तित्व निर्माण पर उसके विचार को बहुत महत्व देते थे। इस पुस्तक में उन्होंने वैयक्तिक परमाणुवाद से पृथक होने का आग्रह किया। सन 1955 में मुखर्जी ने भारतीय समाजशास्त्र तथा उसके अनुस्थापना के विषय पर अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए लिखा कि एक भारतीय के रूप में तथाकथित शोध प्रबंधों के जंगल में कोई भी जीवन अर्थ खोज निकालना असंभव पाता है। भारतीय समाजशास्त्र केवल व्याख्यात्मक ही हो सकता है, जिसमें अधिकतर निर्भरता अंतर्दृष्टि की पद्धति है और 19वीं शताब्दी के विकास की अपेक्षा सामाजिक क्रिया की भारतीय प्रणाली में भाग लेने से उत्पन्न होती है। अन्वेषण तो सदैव ही किया जाएगा, किंतु इसे प्रेक्षित वस्तुओं के भावना के आधार पर करना होगा। इस प्रकार मुखर्जी ने पश्चिमी परंपरा के आदर्श पर भारत में समाजशास्त्र को ढालने के विषय में संदेह प्रकट किया। उनके अनुसार भारत में समाजशास्त्र की आवश्यकताओं एवं सिद्धांतों के एक पुंज के रूप में विशिष्टता रखनी चाहिए और उसकी रचना इस तरह से होनी चाहिए कि वह भारत की अनुपम सामाजिक घटनाओं की विशिष्ट रूप से व्याख्या कर सके। उनका दृढ़ विश्वास है कि जो समाजशास्त्रीय श्रेणियाँ अन्य समाजों तथा संस्कृतियों की विश्लेषित करने के लिए निर्मित की गई हैं, वे भारतीय समाज तथा संस्कृति के तात्विक स्वरूप को समझने में असफल होंगी। इसके साथ ही ये भी माना गया है कि समाज का कोई भी एक सर्वदेशिक या सामान्य सिद्धांत नहीं हो सकता। प्रोफेसर डीपी मुखर्जी भारतीय समाजशास्त्र को पश्चिम की अनुकृति बनाने का विरोध करते हैं। उनके विचार से भारतीय सामाजिक चिंतन स्वतंत्र रूप से भारतीय समाज की परिस्थितियों और समस्याओं के संदर्भ में विकसित किया जाना चाहिए। भारतीय समाजशास्त्र में प्रचलित अवधारणाओं की आलोचना करते हुए उन्होंने प्रगति, समानता और सामाजिक नियंत्रण आदि पर अपने विस्तृत विचार व्यक्त किए हैं। वे कहते हैं कि
भारतीय समाजशास्त्रियों ने इन अवधारणाओं की व्याख्या के लिए पश्चिमी दृष्टिकोण का सहारा लिया, जो भारतीय संदर्भ में अनुपयुक्त है। थैंक यू विद्यार्थियों।